जय हिंद। स्वागत है आपका एसएससी जेईई नॉन टेक्निकल पीवाई की सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे 5 जून 2024 में आए सिविल इंजीनियरिंग में टॉप 50 एमसीक्यू को। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को कराया जाएगा। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर से कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है? आपको बताना है। विच जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम आवर गॉल ब्लैडर दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स? ए है लार यानी स्लाइवा, बी है एस्टिक एसिड, सी है बाइल या पित्तरस, डी है म्यूकस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइल यानी पित्तरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पित्ताशय जो गॉल ब्लैडर है, यह एक छोटा थैलानुमा अंग है जो यकृत यानी लीवर के द्वारा निर्मित पित्तरस बाइल का स्टोरेज यानी संग्रहित करता है। तो ध्यान रखना है कि जो बाइल है यह लीवर के द्वारा निर्मित होता है। अब कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो गॉल ब्लैडर में। पित्तरस में पित्त लवण, बाइल साल्ट, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल आदि पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है वसा का जो है इमल्सिफाई यानी छोटे छोटे कणों को तोड़ना होता है, और जिससे जो होता है लिपेज जो एंजाइम है इसके द्वारा जो वसा का पाचन आसान हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो इसका मुख्य कार्य है इमल्सीकरण करना है, जिससे जो होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जो इमल्सीफाई है यह क्या है? यह छोटे छोटे कणों में तोड़ना इमल्सीफाई होता है। नेक्स्ट है पित्तरस एंजाइम रहित होता है लेकिन वसा के पाचन में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जो पित्तरस है यह एंजाइम तो रहित होता है लेकिन जो पाचन में जो वसा है इसके सहायक करता है, यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्ताशय जो है शरीर के दाएं हिस्से में यकृत के जो है नीचे स्थित होता है। पित्त नलिका यानी जो बाइल डक्ट हैं इसके माध्यम से यह छोटी आंत में ड्यूडेनम भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहित बीच में खड़ा है, एक तरफ उसकी जो पत्नी है मोनिशा उसे जो है 100 न्यूटन पूर्व की ओर खींच रही है, जबकि उसकी जो माँ है उसे जो है 150 न्यूटन पश्चिम की ओर खींच रही है। अंत में साहिल पर कुल बल आपको बताना है कि कितना होगा और वह किस दिशा में जाएगा। रोहित इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, ऑन वन साइड हिज वाइफ मोनिशा इज पुलिंग हिम 100 न्यूटन टुवार्ड्स दैट ईस्ट, while his mother Maya is pulling him 150 न्यूटन toward the west. What will be the net force on Sahil in the end and which direction will he move? आपको बताना है। 50 न्यूटन मोनिशा की ओर, या बी है 250 न्यूटन नहीं हिलेगा, या सी है 50 न्यूटन माया की ओर या -50 न्यूटन माया की ओर। तो इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो मोनिशा पूर्व की दिशा में खींच रही है, तो जो पूर्व की दिशा है इसे हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। जबकि माया जो है वह पश्चिम की दिशा में खींच रही है, तो इसे निगेटिव ले लेते हैं 150 न्यूटन। जो कुल नेट फोर्स होता है, नेट जो होगा सभी फोर्सों का योग होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, कितना आ जाएगा? -50 न्यूटन। तो माइनस जो 50 न्यूटन है ये आ जाएगा जो पश्चिम दिशा में माया खींच रही है, इसलिए साहिल जो है माया की ओर जाएगा। तो निष्कर्ष कुल बल जो है 50 न्यूटन और किस दिशा में? माया की यानी पश्चिम की ओर जाएगा। बल क्या है? एक वेक्टर यानी सदिश राशि है जिसमें जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जब विपरीत दिशाओं में बल लगता है तो उनका जो बीजगणितीय योग किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी इन 2025? अजय सेठ, तुहिनकांत पांडे, राजीव आनंद या शक्तिकांत दास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। न्यूट्रॉन का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। या बी है परमाणु का केंद्र केवल प्रोटॉन से बना होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोटॉन्स। या सी है प्रोटॉन का केंद्र केवल न्यूट्रॉन से बना होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉमिक कंसिस्ट ओनली ऑफ न्यूट्रॉन्स। या परमाणु का केंद्र केवल इलेक्ट्रॉन से बना होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉमिक कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें राइट आंसर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है यह बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो इसमें देख लीजिए केवल प्रोटॉन दिया है, बी में, सी में केवल न्यूट्रॉन दिया है और डी में केवल इलेक्ट्रॉन दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है केंद्रक में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसे जो है विद्युत रूप से उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। परमाणु का जो केंद्रक है न्यूक्लियस, इसमें जो प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन होता है जो शून्य, यानी इस पर कोई कोई जो है विद्युत आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। ये दोनों से जो है मिलकर बनता है केंद्रक। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है यह ऋण आवेशित हैं और यह जो है नाभिक के बाहर परिक्रमा करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की जो खोज है किसने की थी, तो जेम्स जो चैडविक है इन्होंने की थी 1932 में। और जबकि प्रोटॉन की जो खोज है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में की। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे थॉमसन 1897 में की है। नेक्स्ट है ओलिफिएंट गैस निम्नलिखित में से किस कार्यात्मक समूह से संबंधित है। ओलिफिएंट जो गैस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। एल्काइन, एल्कीन या हेलो एल्केन या कीटोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ओलिफिएंट गैस है यह एल्कीन जो क्रियात्मक समूह है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओलिफिएंट गैस का जो सामान्य नाम है वह है इथीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। यह एल्कीन वर्ग के अंतर्गत आता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है यही होता है। ओलिफिएंट गैस को इथीन भी कहा जाता है। या भी हम लोग देखें यह जो होती है बेरंग यानी कलरलेस और मीठी गंध वाली गैस होती है। इसका जो उपयोग होता है एथिलीन का पॉलीथीन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। जो पॉलीथीन प्लास्टिक है इसे बनाने में किया जाता है। ओलिफिएंट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह जो है हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर तेल जैसे यौगिक को बनाती है, इसलिए। 2025 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हूँ वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2025। लेफ्टिनेंट जो जनरल पंकज सिंह या लेफ्टिनेंट जो जनरल है पुष्पेंद्र पाल सिंह। या सी है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश करीबा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। डैश इज फेमस फॉर करीबा फॉर्मेशन। ए है कश्मीर हिमालय, बी है थार डिजर्ट यानी थार मरुस्थल, सी है कोरोमंडल तट कोरोमंडल कोस्ट, या डी है कच्छ का रन ऑफ कच्छ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय। तो जो करीबा है या करीबा जैसी संरचनाएं यह कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली चपटी स्तरीय अवसादी यानी सेडिमेंट्री निक्षेप संरचनाएं होती हैं। ये मुख्य रूप से लोसुआ मिट्टी जो लूस मिट्टी है बलुआ पत्थर और कंकड़ से बनी होती है। इनका जो निर्माण है यह हिमयुग यानी प्लेस्टियोसेनस काल के दौरान हुआ था, जब हिमनद और नदियों के अवसाद यानी सेडिमेंट जमा होकर इन पठारी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। करीबा मिट्टी जो है सेफ्रॉन यानी केसर और अन्य बागानी फसलों के लिए भी
अत्यंत उपजाऊ है। तो ध्यान रखना, करीबा केसर के लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। करीबा शब्द जो है स्थानीय कश्मीर भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा और समतल भूभाग। भारत में केसर की मुख्यतः जो मुख्य खेती होती है पंपोर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में करीबा की मिट्टी पर होती है। कश्मीर हिमालय में झेलम नदी जो घाटी है और उसके आसपास करीबा संरचनाएं जो हैं अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरी शैवाल है जो समुद्री और मीठे पानी में पाई जाती है, वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन एल्गी फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। पोरीफेरा है, ग्लेडियम है, या सर्गेसो है, या क्लेडोफेरा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, क्लेडोफेरा। यह जो है एक हरी शैवाल है जो समुद्र और मीठे पानी दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लेडोफोरा एक क्या है, ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है जो समुद्री और जो मीठे पानी है यह दोनों में पाई जाती है। क्लोरोफाइसी, जो क्लोरोफाइसी वर्ग है इसी के सदस्य हैं। इसमें जो है ए क्लोरोफिल ए और बी जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण इनका जो रंग होता है हरा होता है। यह एक जो है बहुकोशिकीय रेशेदार यानी फिलामेंटोयस और शाखित यानी ब्रांच्ड संरचनाएं वाली होते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को। जो फ्लोरीफेरा है इसे देख लेते हैं। तो फ्लोरीफेरा लाल शैवाल है, रोडोफाइसीज समुद्री है, ये ध्यान रखना है। जो गिलिडियम है यह लाल शैवाल है, समुद्री पाया जाता है, अगर बनाने में उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगार होगा। सर्गेसम ये जो है भूरे शैवाल फियोफियसी और समुद्री में पाए जाते हैं। हरे शैवाल में भंडार जो होता है यह स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं अपने भोजन को, जो ग्रीन एल्गी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टार्च के रूप में अपने भोजन को स्टोरेज करते हैं। हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण में मुख्य ऑक्सीजन जो है उत्पादक मानी जाती है। क्लेडोफेरा जल की सतह पर मोटी हरी परत एल्गल ब्लूम बना सकती हैं, जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश समुद्री जल में 1000 ग्राम जल में लगभग कितना नमक पाया जाता है, या कितना नमक होता है, बताना है। इन मोस्ट सी वाटर हाउ मच साल्ट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम यानी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 15 ग्राम या 35 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 ग्राम ही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अधिकांश समुद्री जल में जो है नमक की औसत मात्रा लगभग 3.35% होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी तो ग्राम में पूछा है, अगर आप लोगों से परसेंट पूछ लिया तो 3.5% होती है, जिसे सैलिनिटी कहा जाता है। इसका जो अर्थ है कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में समुद्री जल हो तो उसमें लगभग 35 ग्राम जो घुला हुआ होता है वो नमक, मुख्यतः जो होता है नमक सोडियम क्लोराइड, यह पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो 1 किलोग्राम समुद्री जल हो तो उसमें लगभग 35 ग्राम जो घुला हुआ नमक पाया जाता है। यह कौन सा पाया जाता है, तो NaCl पाया जाता है। समुद्री जल के खारापन मापने की जो इकाई होती है वो होती है PSU, पार्टिकल सैलिनिटी यूनिट, या PPT होती है, पार्ट पर 1000। विश्व के अधिकांश महासागरों की जो औसत लवणता है यह लगभग 35 PSU ही है। यह लवणता समुद्री जल में विभिन्न घुले खनिजों और लवणों के कारण होती है, जिसमें सोडियम Na पॉजिटिव और क्लोराइड Cl नेगेटिव प्रमुख होता है। सबसे अधिक जो लवणता वाला बड़ा जल निकाय है वह है डेड सी, जिसकी जो लवणता है 337 PSU है, यानी 33.7% जो है नमक पाया जाता है। 1 किलोग्राम अगर आप 1 kg लिए तो वहाँ पे 337 ग्राम लगभग नमक ही प्राप्त होगा डेड सी से, और जनरली 35 ग्राम प्राप्त होता है 1 किलोग्राम से। भारत के पास स्थित जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो औसत
जो साल्ट होता है ये 34 से 35 PSU ही होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नदियों से मीठा पानी मिलने के कारण लवणता अपेक्षाकृत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। विच इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशियन लोकेटेड टू दी साउथ ऑफ एशिया। ये है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन या प्रशांत महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 70,56,000 है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, ये होगा आई थिंक 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर, माफ़ कीजिए, जो विश्व के कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 19.8% है। इसके जो है उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर स्थित हैं। हिंद महासागर का जो औसत गहराई है यह 3,890 मीटर है, जबकि सबसे गहरा स्थान है यह है जावा ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है यह है 7,725 मीटर। सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है, यह जो है 168.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है यह है अटलांटिक महासागर, यह जो है 85.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा सबसे बड़ा अभी हम लोग देख लिए हैं हिंद महासागर 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। हिंद महासागर में विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग स्थित जो मध्य पूर्व तेल और गैस के निर्यात के लिए प्रमुख है। बंगाल की खाड़ी देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल, यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से घिरी हुई है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यहीं पर पाया जाता है। हिंद महासागर हम लोग देख लिए हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एशिया के दक्षिण में, अफ्रीका के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है मलक्का जल डमरू मध्य, बाब अल मंडेब है और होमुर्ज जल डमरू मध्य है। इम्पॉर्टेंट है कि मलक्का अगर पूछ लिया जल डमरू एक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बाल अल मंडेब और होमुर्ज जल मडरू संधि है, जल डमरू मध्य है। और साउदर्न ओशियन देख लेते हैं, तो यहाँ जो है अंटार्कटिका के जो है चारों तरफ से घेरा है। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO ने इसे जो है अलग महासागर के रूप में मान्यता दी। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 46% है। सबसे गहरा महासागर इसी में है मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है 10,984 मीटर। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अमेरिका के यहाँ पूर्व में स्थित है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, आपको बताना है। विच प्लेस इज नोन फॉर लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन। तालचर है, कोरबा है, नवेली है, बोकारो है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवेली। नवेली जो है तमिलनाडु में जो कुड्डालोर जिला है वहाँ पर स्थित है। यह जो है लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट कोयला जिसमें ब्राउन कोल भी कहा जाता है, कोयले के एक निम्न ग्रेड प्रकार है जिसमें नमी की मात्रा अधिक, ऊष्मा क्षमता, कैलोरीफिक जो वैल्यू है कम होती है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC इंडिया लिमिटेड यहाँ जो है खनन और बिजली उत्पादन दोनों का कार्य करती है। लिग्नाइट का उपयोग जो है मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में जो है बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। जो तालचर है यह उड़ीसा में स्थित है। यह थर्मल ग्रेड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जो कोरबा है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ जो है बिटुमिनस कोयला मिलता है कोरबा में। और जो बोकारो है यह झारखंड में स्थित है। यहाँ जो है कोयले के अलावा इस्पात जो उद्योग है ये भी फेमस है। और भारत में लिग्नाइट के प्रमुख जो भंडार है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NaCl में Na पहले और
Cl बाद में क्यों लिखा जाता है आपको बताना है। Why is Na written before Cl in NaCl? नियम ये है कि पहले धातु का नाम लिखा जाता है, या बी है दोनों सही हैं, या सी क्लोरीन हल्का होता है इसलिए, या डी क्लोरीन पीला होता है इसलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियम यह है कि पहले जो है धातु का नाम पहले लिखा जाता है। तो रूल इज द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ए हो जाएगा इसका। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिन्हें IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री निर्धारित करती है। यह नियम के अनुसार जो है यौगिक का सूत्र लिखते समय जो है धातु यानी मेटल का प्रतीक पहले और जो धातु है यानी नॉन मेटल है इनके प्रतीक को बाद में लिखा जाता है। NaCl में जो है सोडियम एक धातु है, जो Cl यानी क्लोरीन एक अधातु है, इसलिए Na पहले और Cl जो है बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार के यौगिकों को आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है धनायन यानी केटायन Na पॉजिटिव और ऋणायन यानी एनायन क्लोरीन निगेटिव यानी Cl निगेटिव से मिलकर बने होते हैं। सोडियम Na पॉजिटिव यानी Na जो यह है आवर्त सारणी के जो समूह है यह फर्स्ट में आता है, और यह इसे जो है क्षार धातु भी कहा जाता है। जो सोडियम है यह आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 1 में आता है, इसे क्षार धातु भी कहा जाता है। जो क्लोरीन है यह आवर्त सारणी के जो ग्रुप यानी समूह है 17 में आता है, और इसे हैलोजन भी कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है NaCl को सामान्यतः यानी साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट भी कहा जाता है, और यह जो है समुद्री जल का प्रमुख लवण भी है। 2025 में पद्म विभूषण पाने वाले न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर किस पद पर रहे हैं आपको बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या कैग ऑफ इंडिया NHRC अध्यक्ष रहे हैं आपको बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यायमूर्ति जो जगदीश सिंह खेहर है, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य किया। उन्होंने यह पद जो है 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक संभाला। इसके अलावा 2025 में उन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी प्रदान किया गया, और उन्हें यह सम्मान जो है पब्लिक अफेयर के लिए क्षेत्र में जो दिया गया है। सही युग्म को आपको मिलाना है। हॉकी में 10 खिलाड़ी होते हैं तो नहीं 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। कबड्डी में 7 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, तो करेक्ट मिलाना है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। अन्य देख लेते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेनिस जो टेबल टेनिस है इसमें अगर सिंगल है तो 1 और डबल है तो 2, और वाटर पोलो में 7 होते हैं, और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। केचुए संघ फाइलम के अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। अर्थवार्म्स बिलोंग टू विच फाइलम? अनिलिडा, नेमाटोडा, पोरीफोरा या प्लेंटिहेल्मिन्थीस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो केचुए हैं यह फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें सेगमेंटल वर्म खंडित क्रीम भी कहा जाता है, खंडित कृमि भी कहा जाता है। इनके जो शरीर में स्पष्ट खंड सेगमेंट होते हैं, यह जो है शरीर द्विपार्श्व यानी सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल और त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके पास जो बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी जो सिस्टम है यह होता है। केचुए को मृदा मित्र यानी किसानों का मित्र यानी फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं मिट्टी की जो उर्वरता है या उसे उपजाऊ बनाते हैं। और जो नेमाटोडा है यह गोल कृमि होते हैं यानी राउंड वार्म होते हैं, जैसे कि एसिडिस। जो फोरीफेरा है यह स्पंज जैसे होते हैं, जैसे कि साइकन। और प्लेंटिहेल्मिन्थीज है यह चपटे कृमि फ्लैट वार्म होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था आपको बताना है। द स्वर्ण सिंह कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1976 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच PM? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या चौधरी
चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी के समय। तो स्वर्ण सिंह जो समिति है, स्वर्ण सिंह जो कमेटी है, इसका जो गठन होता है 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जो है जोड़ना और सुझाव देना। समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है किया जाता है 1976 में पारित होता है, जिसके द्वारा भाग जो 4 का ए है पार्ट 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो समिति जो है सिफारिशें के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है, जिसमें जो है भाग 4 के ए में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और बाद में 2002 में 86वें संविधान जो संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। अब कुल जो संख्या हो गए हैं कर्तव्यों का वो हो गए हैं 11। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष श्री स्वर्ण सिंह तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे वही थे। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ USSR से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। नेक्स्ट है हमारी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर से कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। विच जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम आवर गॉल ब्लैडर दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ए है लार, स्टिक एसिड, पित्त रस या म्यूकस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पित्त रस। तो गाइस ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो गया है शायद, क्योंकि मैं करा दिया था। चलिए एक बार फास्ट पढ़ देते हैं। पित्त रस का निर्माण जो है यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन जो इसे जो है पित्ताशय यानी जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पर स्टोरेज होता है, संग्रहित किया जाता है। जब वसा युक्त भोजन छोटी आंत में पहुँचता है तो पित्ताशय सिकुड़ कर पित्त रस को ड्यूडेनम में छोड़ता है। पित्ताशय में मौजूद जो पित्त लवण यानी बाइल साल्ट है ये वसा को इमल्सिफाई करते हैं, जिससे जो है लाइपेज एंजाइम वसा को आसानी से पचा सके। जो लार है यह स्टार्च यानी के सहायता जो लार है यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है, स्लाइवरी इमेलेज करता है। और जो स्टिक एसिड है यह सिरके में पाया जाता है और पाचन से सीधा संबंधित नहीं है। म्यूकस जो है भोजन को लुब्रिकेंट करने और पेट की परत को एसिडिक से बचाने में मदद करता है। फाइलम प्रोटोजोआ में कौन सा जीव आते हैं आपको बताना है। विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम प्रोटोजोआ। ए है इगुलिना पैरामीशियम जेलीफिश, या बी है अमीबा पैरामीशियम टीनिया, या सी है अमीबा पैरामीशियम जेलीफिश, या डी है अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है यह आते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो फाइलम जो प्रोटोजोआ है इसमें जो है सूक्ष्म एककोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये जो होते हैं स्वतंत्र रूप से परजीवी के रूप में होते हैं। अधिकांश का पोषण जो है हैलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और परजीवी होते हैं। इनमें चलने के लिए स्यूडोपीडिया एमीबा के लिए उत्तरदायी होता है, और जो सिलिया है यह पैरामीशियम के लिए चलने के लिए, और जो या फ्लेंजिया जैसे संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जो एमीबा है इसे स्यूडोपीडिया इसके द्वारा चलने में सहायक करता है, जो है स्यूडोपीडिया। तो एमीबा स्यूडोपीडिया के द्वारा चलना वाला है, और जो पैरामीशियम है सिलिया के द्वारा चलने वाला है, और जो प्लाज्मोडियम है यह मलेरिया फैलाने वाला परजीवी एक प्रोटोजोआ है। जेलीफिश यह फाइलम सिनेड्रिया में आता है और प्रोटोजोआ नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो टीनिया है एक फ्लैट वर्म फाइलम प्लेंथेहेल्थमीज में आता है। नेक्स्ट है EMS वर्ड में प्रिंट करने का जो शॉर्टकट है यहाँ आपको बताना है कि क्या है। शॉर्टकट की टू प्रिंट इन EMS वर्ड Ctrl+P है, Ctrl+S, Ctrl+V या Ctrl+Z है। तो प्रिंट करने के लिए जो होता है Ctrl+P। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो EMS वर्ड और अधिकांश जो अन्य सॉफ्टवेयर है इनमें जो है Ctrl+P दबाने पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब कंट्रोल जो एस है यहाँ सेव यानी दस्तावेज को सेव करने के लिए, कंट्रोल जो बी है पेस्ट कॉपी या कट किया जाता है, किया गया टेक्स्ट को चिपकाना है। कंट्रोल जेड है अंडू यानी पिछली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1901 238.40 मिलियन, 360.23 मिलियन, 620.12 मिलियन या डी है 845.80 मिलियन। तो 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 238.40 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1901 की जनगणना को भारत की पहली आधिकारिक जनगणना माना जाता है जो एक समान पद्धति से की गई थी। इस जनगणना में भारत की जनसंख्या जो थी 238.40, वृद्धि दर बहुत कम, इस जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो 238.40 और वृद्धि जो दर था वो बहुत कम था, क्योंकि उस समय जो है अकाल और बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल पर या 10 साल में की जाती है। 1872 में पहली बार जो है 1872 में पहली बार जो है जनगणना का प्रयास किया गया, लेकिन यह आधिकारिक और एक समान पद्धति से नहीं हुई। और 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या जो थी 1.2321 अरब थी या मिलियन में 23.84 करोड़ दर्ज की गई थी। 1901 की जनगणना के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। यह जनगणना भी थी जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम थी, क्योंकि उस समय अकाल और बीमारियों का प्रभाव अधिक था। नेक्स्ट है, जातीय समानता के प्रचार हेतु ज्योतिबा फूले ने कौन सा संगठन बनाया आपको बताना है। ज्योतिबा फूले फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कास्ट इक्वालिटी। सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, वेदांता समाज या ब्रह्मो समाज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। ज्योतिराव गोविंद राव फूले यानी ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जाति भेदभाव, छुआछूत और ब्राह्मणवादी पाखंड को समाप्त करना और समाज में समानता को स्थापित करना था। समाज में महिलाओं की शिक्षा और निचली जातियों के उत्थान के लिए फूले ने उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फूले हैं इन्होंने जो है अहम योगदान दिया। जो प्रार्थना समाज है ये 1867 में मुंबई में अंतर्गत नाथ वाडेकर और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित है। इसका जो उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक सुधार। तो ध्यान रखना है प्रार्थना समाज इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में अंतरनाथ वाडेकर और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है धार्मिक और सामाजिक सुधार करना है। और जबकि जो वेदांता समाज है इसकी स्थापना या प्रचार प्रसार जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है वेदांत दर्शन के प्रचार हेतु। जो ब्रह्म समाज है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक और धार्मिक सुधार।